फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा सीन देखा था कि वहाँ पर बहुत सकरी गलियाँ हैं, सीढ़ी भी बहुत छोटी है, बहुत गंदगी है, बहुत स्मेल है, छोटे छोटे रूम हैं जिसमें आपको घुटन होगी। विक्टिम ने मुझे बताया कि मुझे हार्मोन बढ़ाने की दवाई देते हैं। मैंने पूछा कि कभी भागने की कोशिश नहीं करी तुमने? मेरी दीदी करी थी ना। पता क्या हुआ था, जिससे कपड़े धोते हैं ना, उस थपकी से मुझे मारा। कह रही दीदी उसके बाद हिम्मत नहीं हुई मुझे भागने की। नमस्कार, मेरा नाम निर्मला है और मैं मनोबल फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। मनोबल फाउंडेशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे फंसे हुए लड़कियों और महिलाओं को बचाता है। और आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई और मेरे बचपन का ट्रॉमा ने मुझे इंस्पायर करा यहाँ तक लाने में। जब मैं 4th क्लास में थी तो तब मेरे साथ बचपन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आज तक मैं नहीं भूली। उस समय मैं जिस बोर्डिंग में पढ़ती थी, हम लोग बाहर खेल रहे थे और फिर उसके बाद हम लोग हैंडपंप में हैंड वॉश करने गए। और जब मैं हैंड वॉश कर रहे थे हम लोग, तो जो हमारे वार्डन थे उनका बड़ा बेटा, उन्होंने मुझे बुलाया नाम लेके कि इधर आओ। तो मैं भाग-भाग के गई। मैंने पूछा उनसे कि हाँ भैया क्यों बुलाया? तो उन्होंने बोला कि मुझे ना अपना वॉशरूम क्लीन कराना है। मैं तुरंत अंदर चली गई। जब मैं अंदर गई तो उन्होंने जल्दी से मेन जो दरवाज़ा था उस पे कुंडी लगा दी और मुझे बोला कि वॉशरूम में आ जाओ। वॉशरूम में एक बड़ा-सा टब था और उस टब में पानी भरा हुआ था और भैया ने बोला कि इस टब को साफ करना है। भैया खुद टब के अंदर चले गए। उन्होंने बोला कि स्कर्ट उतार के आ जाओ। और जब मैंने स्कर्ट उतारी तो मैंने कैन-कैन पहनी हुई थी। मैं टब के अंदर गई और अभी भी दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे क्या बोलूँ मैं, कैसे निकलूँगी करके। अभी भी दिमाग में यही कश्मकश चल रही थी। मैंने भैया को अचानक से बोला कि भैया मुझे ना वॉशरूम जाना है। तो भैया बोले यहीं कर लो। मैंने बोला ठीक भैया, अगर मैंने यहाँ करा तो आपकी मम्मी को पता चल जाएगा ना, तो मेरे को मारेगी। भैया ने बोला ठीक है। पता नहीं वो कैसे मान गए। मैंने फटाफट अपना स्कर्ट पहना, मैं भागी और वो दरवाज़ा मेरी हाइट से बहुत ऊँचा था। बहुत मुश्किल से वो दरवाज़ा खुला, मैं भाग के गई और अपनी फ्रेंड को सबसे पहले मैंने बताया उसे और मैं बहुत रोई। पता नहीं ऐसा उस दिन फ़ील हुआ कि कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। और उसके बाद मैंने वो हॉस्टल वो छोड़ दिया, वो बोर्डिंग छोड़ दिया और मैं फिर कभी नहीं गई। शायद मैं उस दिन इसलिए बची क्योंकि मुझे और लड़कियों को बचाना था। उसके बाद मैंने रेस्क्यू करना स्टार्ट करा ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ ही मिलके और ये मेरा पहला रेस्क्यू था 2017 में, नवंबर की बात है। हमारे पास पहले 2 विक्टिम थे जिन्होंने कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, पर मेरा ये फर्स्ट टाइम था। और हम लोग गए वहाँ, हम लोग जब वहाँ उतरे तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा सीन देखा था कि वहाँ पर बहुत सकरी गलियाँ हैं, सीढ़ी भी बहुत छोटी, आपको चढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी। बहुत गंदगी है, बहुत स्मेल है, छोटे-छोटे रूम हैं जिसमें आपको घुटन होगी। तहखाने बने हुए हैं और इतनी गंदगी है कि आपको खुद ब खुद फ़ील होगा कि ये शायद इंसानों की रहने की जगह नहीं है। जब हम रेस्क्यू करने उस दिन गए तो हमें वहाँ कोई नहीं मिला और उसके बाद हम वापस आ गए। पर हमने पूरा प्लान करा क्योंकि हमारे पास जो लड़कियाँ थीं उन्होंने हमें लीड दी थी, उस पे हम काम करने लगे और फिर उसके बाद हम दोबारा गए। 1 हफ्ते बाद हमने 2 ब्रॉथल में एक साथ रेस्क्यू करा था जिसमें बहुत सारे बच्चे हमें दिखाई दिए। जब हम उन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे थे ना, जब हम उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, वो निकलना नहीं चाहते थे। वो कह रहे थे नहीं हम अपनी मर्ज़ी से हैं, हम तो यही काम करते हैं। और मतलब बहुत झड़प हुई वहाँ पर, काफ़ी टाइम लगा उनको वहाँ से निकालने में। हम उसको निकाल के लेके आए। एक ऐसी बच्ची थी जिसका आईक्यू 4 साल के बच्चे के बराबर। और वो अपना जब हमने उसके साथ होम में काम करा तो वो ऐसी थी कि वो अपना पैड भी नहीं लगा सकती थी। उसका कितना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा होगा। इस चीज़ ने ना मुझे और हिला दिया और बहुत पेन दिया इस चीज़ ने।
इस तरीके से मेरे रेस्क्यू करने की जर्नी स्टार्ट हुई। जब भी हम रेस्क्यू करने जाते हैं ना ब्रॉथल के अंदर, तो अगर आपको माइनर बच्ची भी दिख रही होगी, तो वो यही बोलेगी मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ, मैं रोज़ पैसा घर भेजती हूँ और मेरे पास फ़ोन भी है और मेरे पेरेंट्स से मेरी बात भी होती है, ठीक है? मैं अपनी मर्ज़ी से रहती हूँ, मेरे को कोई नहीं रखता। ये उनके वर्ड होते ही हैं, अगर आप नाम पूछोगे तो वो यही बोलेंगे। उसके बाद उनको इस तरीके से अपब्रिंगिंग की जाती है कि उनको यही वर्ड बोलने हैं और कोई आए तो आपको ज़ोर-ज़ोर से बोलना है, डराना है, ठीक है? मतलब उसको उनको इतनी तेज़ बोलना है कि सामने वाला आपको कुछ बोल ही ना पाए, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो पुलिस हो। तो वो रिबेल करने लग जाती है। जब तक उनका कीपर और मैनेजर उनके सामने है, वो नहीं जाती है। अगर उनको वो बीमार है ना? उनको अपना पैसा देना है उसमें, पानी का बॉटल खरीदना है, हर चीज़ का उनको पे करना है। मैंने पूछा कि कभी भागने की कोशिश नहीं करी तुमने? कह रही दीदी करी थी ना। पता क्या हुआ था? होली का दिन था और उसने भागने की कोशिश करी, उसने कलर लगा हुआ था, वो नीचे आ गई भाग के, वो कॉर्नर में चली गई। अंधेरा था, वहाँ खड़ी हो गई वो और सारे लोग भागे कि ये भाग गई, भाग गई। उसके बाद मुझे जो उसकी कीपर थी वो ले गई उसको अपने साथ अपने घर। जिससे कपड़े धोते हैं ना, उस थपकी से मुझे मारा। कह रही दीदी उसके बाद हिम्मत नहीं हुई मुझे भागने की। तो ऐसा लगता है ना ये तो यार अपनी मर्ज़ी से करते हैं, बट हम ये अगर हम जब उनके साथ बैठेंगे और उनसे बात करेंगे तो उनके वर्ड होते हैं कौन आता है इस काम में। एक लीड आई थी और हम लोग दिल्ली पुलिस के साथ ही हम लोग उस ब्रॉथल एरिया में गए। जब हम एरिया में गए तो हम जब ढूँढ रहे थे तो वो लड़की एकदम सामने आई और ये माइनर लग रही थी, तो मैंने कहा कि सर ये माइनर लग रही है, इससे बात करनी चाहिए। तो सर ने बोला ठीक है इसको निकालते हैं यहाँ से। हमने उस लड़की को वहाँ से निकाला। उसने नीचे उतरने में बहुत परेशानी करी, उसने अपने हाथ फँसा लिए, तो हमने बड़ी मुश्किल से निकाला, बट जैसे ही हम उसे सीढ़ियों से नीचे लेके आए, उसने तुरंत मेरे हाथ में अपना हाथ डाल लिया और मुझे ज़ोर से पकड़ लिया। तो मुझे लगा इसको तो निकलना ही था, पर ये वहाँ पर इस तरीके से कर रही थी ऊपर, क्योंकि ऊपर सब कीपर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके सामने तो वो ये नहीं बोल सकती कि मुझे निकलना है। तो जब हम उसको लेके आए और उससे बात करी और उससे उसकी काउंसलिंग करी और उसने जो बताया वो बहुत स्ट्रेंज था मेरे लिए, कि वो अपने घर में फ़ोन से एक लड़के से बात करती थी और उसके पापा बहुत गुस्से वाले थे। स्कूल में उसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में, वो कंटिन्यू उस लड़के से बात करती थी। एक दिन पड़ोस में कहीं शादी थी और वो वहाँ गई थी। घर जब वो लेट आई, तो उसके पापा ने उसे ज़ोर से डाँटा और उसे एक थप्पड़ मारा। मैंने उससे ये वर्ड पूछा था कि तुम क्यों भागी अपने घर से? कह रही मैम मुझे ना मेरे पापा ने थप्पड़ मार दिया था। तो मैंने कहा थोड़ी देर गुस्सा होती, नॉर्मल होती, रहती तुम वहाँ पर। मैम मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया। मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करा कि मैं आ रही हूँ दिल्ली। उसने ये फ़ोन करा और उसने घर से कुछ पैसे लिए, जो उसके स्कूल के पैसे थे वो लिए और वो वहाँ से निकल गई। उसके पापा ने देखा भी नहीं कि है कि नहीं वो घर पे और वो वहाँ से निकल गई। जब वो दिल्ली पहुँची, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे किसी और को बेच दिया। के साथ-साथ हम एक केस और था, जब हमने उस बच्ची को निकाला रेस्क्यू करके, तो उसने बोला कि मैं तो इतने साल की हूँ, मैं तो 30 साल की हूँ। स्कूल के वेरिफ़िकेशन हुआ, सब कुछ हुआ तो वो बहुत छोटी निकली, माइनर निकली। मतलब मैंने इतना सुना था कि इंजेक्शंस देते हैं, ये सब मैंने सिर्फ़ सुना था, बट ये पहला केस था जो मैंने खुद से विक्टिम ने मुझे बताया कि मुझे हार्मोन्स बढ़ाने की दवाई देते हैं। एक विक्टिम ने बताया कि जब वो पहली बार आई थी तो 10 लोगों ने एक साथ रेप करा था। मतलब ये बहुत पेनफुल है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना सोच के भी कि दीदी मैं बच्ची थी और मेरे साथ मेरे ऊपर इतने लोग थे। हमारे ग्रुप में एक मैसेज आया कि एक लड़की को हेल्प की ज़रूरत है और उसके बाद मुझे उसका नंबर दिया गया और उस वो नंबर देने के बाद फिर हमने उससे बात करनी शुरू करी। तो उसने इनिशियल तो हमारा फ़ोन बहुत अच्छे से रिप्लाई नहीं किया, पर जब हमने बात करनी शुरू करी कि हम एनजीओ से और हम हेल्प करना चाहते हैं, तो फिर धीरे-धीरे उसने बात करी। उसका ट्रस्ट बना और ये करने में हमें 2 दिन लगे उससे बात करने में। और उसके बाद उसने बताया कि वो एनसीआर के किसी जगह पर है और उससे ज़बरदस्ती सेक्स वर्कर का काम कराया जा रहा है। और उसने मुझे बताया कि उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब है, उसे 24 घंटे कस्टमर अटेंड करने पड़ते हैं और
कस्टमर अटेंड करने के साथ-साथ उसको किसी चीज़ का रिलीफ नहीं है। जो पैसा है वो एक पेटीएम और फ़ोन पे के थ्रू जो उसका कीपर है उसके पास जाता है और उसको दिन में 1 बार ही खाना मिलता है। जब उसने ये बोला फिर मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ की हो? उसने बताया मैं युगांडा की हूँ। मैंने अपना कहा पासपोर्ट और वीज़ा जो आपका है वो भेजो, तो उसने वीज़ा की कॉपी और पासपोर्ट की कॉपी भेजी। अ, उसके पास ये अपना फ़ोन भी नहीं था जिससे वो यूज़ करके मुझसे बात कर रही थी। उसका जो खुद का फ़ोन था जब वो इंडिया आई थी तो वो फ़ोन उसका उससे ले लिया गया था और इसको एक दूसरा फ़ोन दे दिया गया था और दूसरा सिम कि आपको इसी से बात करनी है। क्योंकि ये फ़ोन इसीलिए उसको दिया गया क्योंकि वो इससे कस्टमर्स को बुलाती थी और कस्टमर उसको अपने घर में या फिर बाहर इस तरीके से अटेंड करने पड़ते थे। पर उसकी एक-एक मूवमेंट की खबर उसके कीपर को रहती थी जो ट्रैफ़िकर उसको यहाँ लेके आया था। फिर हमने जब उससे बात करी तो उसने मुझसे बोला कि मुझे यहाँ से किसी भी तरीके से निकालो नहीं तो मैं मर जाऊँगी, यहाँ का सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो हमने पूरा एक चीज़ें अरेंज करी, उसको बोला कि अपने कीपर को बोलना कि मुझे बाहर बुलाया गया। तो फिर वो बाहर आई, हमने उसकी गाड़ी बुक कराई, वो बाहर आई और फिर उसके बाद जैसे ही वो पहुँची वहाँ तो हमने उसको अपनी गाड़ी में रखा और उसने सबसे पहला वर्ड मुझे बोला कि आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी। हमने उसे खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद हमने उससे बात करी, तो वो बहुत ज़ोर से रोई और फिर उसने बोला कि मुझे बचा लो क्योंकि मुझे अपने देश जाना है, मुझे मेरे 2 बच्चे पुलिस साथ में हमारे साथ गई और जब हम उस जगह पर गए, तो उस जगह पे लोकल पुलिस ने सपोर्ट करा और साथ में जब हम अंदर गए उस रूम के अंदर, तो हमने देखा उस रूम में एक और लड़की है, जो इसकी हैंडलर थी, इसके ऊपर थी और प्लस वो प्रोस्टिट्यूशन का काम भी करती थी। जब हमने उससे वीज़ा माँगा तो नहीं दिया, फिर बहुत तलाशी ली हमने पूरे घर की पुलिस से साथ में, फिर उसका वीज़ा मिला पर पासपोर्ट नहीं मिला। फिर हमने देखा कि गद्दा बीच में से फटा हुआ है, तो हमने देखा गद्दे के अंदर हाथ डाल के तो उसका पासपोर्ट गद्दे के अंदर था। फिर हमने वो पासपोर्ट निकाला। सारे लीगल प्रोसेस के बाद वो अपने देश चली गई और अब अपने देश में सेटल है वो। इस केस के बाद हमारे पास बैक टू बैक 2 केस और आए, जिन्होंने मनोबल के फेसबुक पेज पर अप्रोच करा। उस समय मैं बिहार में थी और उन्होंने बोला आई नीड योर हेल्प। उसके बाद जब हमने उससे बात करनी शुरू करी, नंबर एक्सचेंज करे, तो वो यहाँ दिल्ली में नहीं थी, वो ज़ीरकपुर पंजाब में थी और वो और भी चैलेंजिंग था। हमने पूरी एक टीम बनाई, उनसे डिस्कस करा। इसने बोला कि मैं अभी 20 दिन हुए हैं मुझे इंडिया आए हुए और मुझे ना एक जॉब के लिए बुलाया था, सेल्स की जॉब के लिए, जो अभी तक मुझे नहीं मिली थी और जब उसने ट्रैफ़िकर को बोला कि मुझे जॉब पे जाना है, तो उसने बोला नहीं अब तुम्हें यही काम करना पड़ेगा और ऐसे करके ही जो मैंने पैसे तुम्हारे ऊपर खर्च करे वो चुकाने पड़ेंगे। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे और हमने थाना आइडेंटिफ़ाई करा, उसके बाद हम सीधा उस लोकेशन पे पहुँचे, जहाँ वो एरिया था जिस घर में वो रह रही थी। पर अगर हम देखें तो वो बहुत काफ़ी बड़ा एरिया था, अच्छे अच्छे कॉलोनी थी वो पूरी। जब हमने एक देखा वहाँ पपाया का पेड़ था, तो हमने उसको बोला कि अगर तुम इसके पीछे हो तो इस पपाया के पेड़ के सामने आ जाओ, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, तुम हो। तो उस पपाया के पेड़ के सामने आई तो हमें लगा कि हमने पहचान लिया कि यही वो लड़की है जिसने हमें बुलाया है। फिर वहाँ हमने अपने 2 लोगों को स्टाफ को वहाँ रखा और उसके बाद हम थाने गए। थाने जाके जब हमने पुलिस को बताया तो उन्होंने सपोर्ट करा और वो तुरंत आए और जब हम ऊपर गए तो ऊपर जैसे ही रूम खोला तो हम तो एक लड़की को रेस्क्यू करने गए थे बट वहाँ पर 2 लड़कियाँ थी, जिसमें से जो दूसरी लड़की थी उसको भी इसी तरीके से लाया गया था और जो एक और लड़की थी जो वो कीपर भी थी पर पहले जब वो आई थी वो उसको भी वैसे ही लाया गया था। कमरे में बहुत स्मेल थी और सिचुएशन देख के लग रही थी कि उनको वो बहुत बुरी परिस्थिति में रखा गया है और मतलब खाने का कोई टाइम नहीं था उनका, उनके उनके जो उनका जो सामान है वो बस ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा था। जिस तरीके से ब्रॉथल होता है ना सेम वैसे ही था वहाँ पर। उस लड़की ने बताया कि उसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो उस लड़के के पास है जो कॉलेज में पढ़ता है। जब उसको फ़ोन लगाया तो वो कहता है मैं कॉलेज में हूँ। तो पुलिस वालों ने वेट करा भाई कॉलेज जब खत्म हो जाएगा तो वो अब आएगा इतने टाइम में, पर वो आया नहीं। फिर किसी तरीके से उसका नंबर, उसका एड्रेस मिला
हम लोग पूरी टीम बना के फिर पुलिस के साथ गए और जब हम गए तो वो बहुत अच्छे एरिया में रह रहा था और उसके घर में कैमरेज लगे हुए थे। उसने पहले ही देख लिया कि हम आए हैं हम लोग। जब हमने खटखटाया उसने बहुत देर बाद दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोला तो मैं उसे देख के शॉक्ड हो गई क्योंकि अ, वो सिर्फ 22 साल का लड़का था और उसके घर में कॉर्नर में दीवार में साइड में कंसल्टेंसी लिखा हुआ था और वो बाथरूम में था वाइट कलर के। उसके पास एक छोटा सा क्यूटी सा डॉग था और उस घर में 6 लड़कियां थी जिसमें से एक प्रेग्नेंट थी और 2 लड़कियां बाथरूम के अंदर बंद थी। वो सिचुएशन देख के तो पुलिस को भी समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वहाँ से उसको उन सारी लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, निकाला गया और उनको निकाल के जब हम उनको थाने लेके आए, तो वो सारी लड़कियाँ उस 22 साल के लड़के से बहुत डर रही थी। वो सारी लड़कियाँ उसको फेस नहीं करना चाह रही थी कि हम इसके सामने कुछ नहीं बोलेंगे। उनको क्या चाहिए था, उन्होंने बोला कि हमें ना हमारा पासपोर्ट चाहिए, हमें पासपोर्ट दिलवा दो। वीज़ा उन 6 लड़कियों का एक्सपायर हो चुका था। तो ये बड़ा दिक्कत की बात थी कि उन सबका वीज़ा एक्सपायर और पासपोर्ट इसके पास है। फिर बड़ी मुश्किल से पुलिस ने जब थोड़ा-सा उसको स्ट्रिक्ट होके पूछा, बात की तो फिर उसने उनके लेके गया अपने घर और सारे उनके पासपोर्ट रिकवर कराए गए। फिर हमने उन्हें लीगल प्रोसेस के थ्रू रिपैट्रिएट करा उनके कंट्री। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई जॉब की ज़रूरत है और हम जॉब ढूँढ रहे हैं और हमें अक्सर जल्दी जॉब मिल जाती है। आपके पास ऐसी कुछ आता है तो उसको वेरीफ़ाई करें। विदाउट वेरिफ़िकेशन आप किसी भी जॉब के लिए हाँ मत बोलिए और आँख बंद करके आप कहीं भी किसी भी जगह मत जाइए। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी जोश टॉक। आपने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया कि मैं अपने ट्रॉमा को और लोगों के साथ शेयर कर सकूं और लोगों को मोटिवेट कर सकूं आगे आके बात करने के लिए और अपने इस जोश टॉक के थ्रू ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट और लोगों को अवेयर कर सकूं।